साथियों नमस्कार। सामान्य अध्ययन भारतीय संविधान की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नवी कड़ी पर आ पहुँचे हैं। तो आज हम लोग संसद कर रहे थे, तो संसद का ये दूसरा लेक्चर है। इसके तहत हम लोग आज राज्यसभा देखेंगे और राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण उसके कार्य और उसकी शक्तियाँ। और इसके पहले हम लोग संसद का पहला भाग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इसके पहले के सभी 8 सीरीज़ आप लोग देख लीजिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से पूरे भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करेंगे और कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटने नहीं पाएगा। और अगर आप सबको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे इस चैनल को अपना चैनल समझ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे प्रतिदिन आने वाले लेक्चर आप लोगों को रियल टाइम पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 80 में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 79 में 79 अनुच्छेद में संसद का गठन है, इसके बारे में है। चूँकि राज्यसभा उच्च सदन है तो 80 नंबर पे सबसे पहले संसद की इसी सदन के बारे में, इसी संरचना को 80 नंबर के अनुच्छेद में दिया गया है। और 81 नंबर के अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि निम्न सदन है। और इसके बाद 82 और 83 नंबर का अनुच्छेद इसमें जो दिया है, संसद के सदनों की अवधि के बारे में दिया गया है। अवधि जैसे कि राज्यसभा के बारे में हमने देखा कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो है या मंत्रिमंडल के विचार पर उसे समय से पहले ही भंग भी कर सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है अनुच्छेद 83 के तहत एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुसूची 4 में। अब हम लोग देखिए कई बार ये प्रश्न जो है वहाँ हमने देखा था, अनुसूची को पढ़ा था तो वहाँ भी आया था, लेकिन यहाँ भी हम रिवाइज कर रहे हैं तो ये हमेशा बिल्कुल बार बार आने पर रट जाएगा। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण जो है अनुसूची 4 में दिया गया है। तो अनुसूची 3 और ये देखते हैं क्या है। अनुसूची 3 जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप है। हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रारूप इसमें नहीं दिए हुए हैं, वे क्रमशः अनुच्छेद 60 और 69 में दिए गए हैं, ठीक है। और अनुसूची 4 जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। और अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित है। और अनुसूची 6 जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन से है, लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में दिया गया है। तो इसको आप याद करने के लिए AMTM के नाम से याद कर सकते हो। ए मतलब असम, M मतलब मेघालय, T मतलब त्रिपुरा और दूसरे A मतलब मिजोरम। राष्ट्रपति द्वारा किन क्षेत्रों के 12 अनुभवी व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? देखिए, राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्यों को राष्ट्रपति करता है और ये हमें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आगे प्रश्न भी आएगा। तो ये 4 क्षेत्रों से मनोनीत करता है राष्ट्रपति। इसको याद रखना है, कला है, विज्ञान है, साहित्य है और समाज सेवा या सामाजिक सेवा या समाज सेवा। तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन चारों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है 6 वर्ष के लिए। जहाँ राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा उपरोक्त 4 क्षेत्रों से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वहीं विधान परिषदों में राज्यपालों द्वारा 5 क्षेत्रों से, इसमें एक क्षेत्र और बढ़ जाता है, सहकारी आंदोलन बढ़ जाता है, बाकी 4 यथावत रहते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, ये तो 4 बराबर हैं, लेकिन सहकारी आंदोलन इसके अंतर्गत बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, वहाँ पे 12 सदस्य लिमिट थे, लेकिन यहाँ पे कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग को मनोनीत करता है विधान परिषद में राज्यपाल। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 245 है। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 245 वर्तमान में है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इसमें 229 राज्यों से हैं और 4 यूटीज से हैं। 4 यूटीज में 3 तो हो गए दिल्ली से और 1 हो गया आपका पुडुचेरी से, और 12 राष्ट्रपति से जो है नामांकित होते हैं। तो इस तरीके से अगर इनको जोड़ेंगे 229, 12 और 4 तो 245 निकल करके आ जाएगा।
निम्न में से किस मनोनीत राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ? अब देखिए ये बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है। इस ऐसे प्रश्न अब आजकल ट्रेंड है, पूछा जाता है और ये किसी किताब में नहीं मिलता है। तो किस मनोनीत सदस्य का हाल में ही कार्यकाल समाप्त हुआ है? तो ये है KTS तुलसी। KTS तुलसी जो 12 सदस्यों में से एक सदस्य थे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित, इनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ। लेकिन ये जो 3 अन्य हैं, श्री सुरेश गोपी और श्री स्वपन दास गुप्ता और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, तो ये तीनों सदस्य अभी भी इस मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। देखते हैं KTS तुलसी के बारे में। KTS तुलसी का कार्यकाल खत्म हुआ 24 फरवरी 2020 को, परंतु छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ये राज्यसभा सदस्य पुनः चुन लिए गए। ठीक है, इसके अलावा अन्य सभी तीनों सदस्यों का कार्यकाल 2022 में पूरा होगा। ठीक है, जो तीनों अन्य उसमें दिए हुए थे, कौन कौन से? सुरेश गोपी, श्री स्वप्न दास गुप्ता और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इसके अलावा और भी हैं। तो इस तरीके से ये KTS तुलसी के बारे में। और KTS तुलसी जो है ये एक जाने माने वकील हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब देखिए इसमें बड़ा जो है ऐसे प्रश्न आते हैं, विधानसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर ये बढ़ गया मनोनीत, इसलिए ये गलत हो गया, सिर्फ निर्वाचित होते हैं। दूसरा ऑप्शन केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो B वाला सही होगा। लेकिन और भी हम लोग आगे देखते हैं, विधानसभा एवं जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं के भी सभी सदस्य, तो विधान परिषद के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, ये गलत है। और विधानसभा सहित पंचायत सदस्य, ये भी गलत है। तो इसमें जो है B वाला सही है, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और देखिए इसमें राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता है वो भी सदस्य भाग नहीं लेता है। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल जो है, जैसे कि लोकसभा में एक सदस्य जो है दो सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन, तो यहाँ पर जो है एक सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को है अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये गलत है। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है जिस राज्य से वो चुनाव लड़ना चाहता है। अगर पहले था लेकिन ये 2003 में इसको चेंज कर दिया गया है, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर है, समानता शब्द आ गया, ये भी गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए D वाला होगा, दोनों गलत हैं। तो अब इसका देखते हैं व्याख्या। 2003 से संसद द्वारा राज्यसभा निर्वाचन में परिवर्तन करके उस राज्य का निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। क्योंकि 2003 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जो है उस समय नहीं कांग्रेस की नहीं, NDA की सरकार थी। चलिए इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा वैसे जो है, लेकिन इसमें 2003 में जो है संशोधन करके और उस राज्य का निवासी होना उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर है, न कि समानता के आधार पर। अब यहाँ राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर है, समानता के आधार पर नहीं है। अगर समानता के आधार पर होता तो सभी राज्यों को सीटें बराबर दी जाती। जैसे 245 सीटें हैं तो सभी सीटें 245 को, और जितने राज्य और यूटीज हैं या यूटीज को अगर नहीं दिया जाता तो जितने राज्य हैं उन राज्यों से उसको डिवाइड कर दिया जाता, तो जितनी सीटें एक आती उतनी सीटें सभी राज्यों को दे दी जाती। जैसा कि अमेरिका के जो है अपर हाउस में है, वहाँ पर जो है 2-2 सीटें, इसलिए वहाँ के अपर हाउस में 100 सीटें हैं कांग्रेस, तो इसलिए जो है वहाँ पर 2-2 सीटें हर राज्यों को दी गई हैं, जो कि जितना कि वहाँ 50 राज्य हैं इसलिए। लेकिन यहाँ पर समानता का आधार नहीं लागू होता है, जनसंख्या का आधार लागू होता है। 2003 से गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान की व्यवस्था की गई है। पहले गुप्त मतदान होता था, अब खुला मतदान होता है, जिससे कि पता चल सके कि कौन पार्टी लाइन से बाहर मतदान कर रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये इसमें जो है गलत कथन, देखिए यहाँ बिल्कुल ये इसीलिए ये अंडरलाइन है, इसमें गलत कथन कह रहा है, गलत कथन का चयन करना है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर पूछ रहा है राज्यसभा का कार्यकाल, लेकिन ये गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल वो स्थायी जो है सदन है, इसलिए उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये सही है।
तो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कथन कौन सा गलत है, तो पहला गलत है, तो पहला वाला हम टिक करेंगे। इस पर बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, इसलिए ऐसे प्रश्न भी हम बना रहे हैं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मात्र इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसका कार्यकाल जो है बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता है, जो कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यानी हर दूसरे वर्ष इसका चुनाव होना है और 1/3 सदस्य चले जाते हैं। ऐसा इस व्यवस्था बनाई गई है कि हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य इसमें से जाते रहते हैं और नए आते रहते हैं। राज्यसभा में आकस्मिक रिक्त हुए सीट के बारे में क्या प्रावधान है? आकस्मिक जैसे किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, तो ऐसे में क्या प्रावधान किया जाता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है उपचुनाव कराया जाता है और नए सदस्य का कार्यकाल पूरे 6 वर्ष का होता है। उपचुनाव तो कराया जाता है, लेकिन नए सदस्य का कार्यकाल पूरे 6 वर्ष का नहीं होता है, ये गलत। उपचुनाव कराया जाता है, परंतु नए सदस्य का कार्यकाल उतना ही रहता है जितना रिक्त किए सदस्य का कार्यकाल शेष बचा है। तो यहाँ पर ये वाला सही है, यानी कि उपचुनाव जीत करके उस सीट की जगह मान लेते हैं कोई सदस्य मृत्यु हो गई किसी सदस्य की और उसका उपचुनाव हुआ और उसका अभी जो है उसका कार्यकाल अभी 3 वर्ष शेष बचा है, तो उस जो नया सदस्य चुना हुआ जाएगा उसका भी कार्यकाल सिर्फ 3 ही वर्ष शेष बचेगा, ना कि नए सिरे से उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा। तो ये इसलिए ये बी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन सी भी पढ़ लेते हैं। रिक्त सीट को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके भरी जाती है, बिल्कुल गलत है। मनोनीत तो सिर्फ 12 सदस्यों को ही करता है, जो 4 विशेष जो है क्षेत्र हैं वहीं से। उपचुनाव का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी गलत है, तो इसलिए बी वाला सही है। किस सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्यकाल समान नहीं है? अब देखिए यहाँ पर अध्यक्ष का मतलब हो गया, मतलब किस सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल समान नहीं है, मतलब दोनों के बराबर कार्यकाल नहीं मान लेते हैं। अगर एक का 5 वर्ष है तो दूसरे का भी 5 वर्ष हो, या ये अध्यक्ष का 6 वर्ष है तो उपाध्यक्ष का भी 6 वर्ष हो, तो ऐसी समानता किस में नहीं है? तो ये राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सदस्य के मतलब सदन के सदस्य होते हैं, तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, चूँकि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा में जो अध्यक्ष यानी सभापति जो होता है उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, क्योंकि वो 5 वर्ष के लिए चुन करके आता है। लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्यसभा के सदस्य ही होता है, उसकी सदन का ही सदस्य होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कार्यकाल समान नहीं होता है, तो राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समान नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, परंतु इसका उपाध्यक्ष यानी उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, अतः उसका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है। सामान्यतः शब्द यहाँ इसलिए लिखा गया है कि ये बीच में भी छोड़ सकता है, इस्तीफा दे सकता है, या इसको जो है सदन जो है बहुमत द्वारा पारित करके, बहुमत जो वहाँ पर मतलब सदन की जो सदस्य संख्या है उसके बहुमत द्वारा पारित करके संकल्प द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो देखिए ये भी प्रश्न जो है बिल्कुल नेट से छांट करके लाया गया है। हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, और पीजे कुरियन जो थे ये इसके पहले वाले उपसभापति थे, पीजे कुरियन। और वेंकैया नायडू तो पता है ये जो है सभापति हैं राज्यसभा के, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। और थावर चंद गहलोत ये जो है ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो हरिवंश नारायण सिंह के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं। 9 अगस्त 2018 से जो है ये वहाँ के उपसभापति हैं, और जनता दल यूनाइटेड से जो है ये बिलोंग करते हैं। इनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तत्कालीन यानी उस समय जितने भी सदस्य हैं उसके बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उपसभापति को हटाया जा सकता है, सही है। जब सभापति व उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वो सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी सही है। अगर उन पर कोई चार्ज लगा है उन पर उनको हटाने का कोई संकल्प जो है राज्यसभा में विचाराधीन है तो उसकी बैठकों की अध्यक्षता ये लोग नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं, ये गलत है। अगर ये लोकसभा के लिए आता तो सही रहता, क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो है त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसमें केवल 3 जो है
ये असत्य हो गया। कह रहा है असत्य कथन छांटना है, तो पहला दूसरा तो सही था लेकिन तीसरा असत्य था, तो तीसरा इसमें टिक करेंगे। तो इसमें सी वाला है सभापति राष्ट्रपति को जबकि उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र देता है। तो सभापति जो है यानी कि उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को, और उपसभापति सभापति यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, इसलिए तीसरा वाला होगा। राज्यसभा एवं लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा एवं लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। दोनों एक ही डेट में पहली बैठक हुई थी, लेकिन ये भी डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग तिथि में बैठक हुई थी ये नहीं होगा, लेकिन ये दो डेट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से राज्यसभा का गठन हुआ था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से, और जिसका नाम 1954 में बदल करके राज्यसभा कर दिया गया। जबकि 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, और प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952। यानी कि अब इसमें प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा में सबसे पहले गठन किसका हुआ था? तो राज्यसभा का हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, और पहली लोकसभा गठित हुई थी 17 अप्रैल 1952 को, और दोनों की बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकती है? 1 साल तक अपने पास रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। विधेयक को समाप्त कर सकती है? बिल्कुल नहीं। अपने पास 6 माह तक रोक सकती है, उपरोक्त सभी, तो ये नहीं होगा। तो अपने पास वो 6 माह तक ही रोक सकती है, 6 माह के बाद उसे जो है सदन को लौटाना होगा। विधेयक को 6 मास तक ही रोक सकती है, किंतु उसे समाप्त नहीं। साधारण विधेयक पर उत्पन्न मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। किस पर? साधारण विधेयक पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव करें। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सीमित शक्ति है। बिल्कुल, अनुच्छेद 109 के तहत है, धन विधेयक के बारे में राज्यसभा की शक्ति के बारे में है, तो ये सीमित शक्ति है। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है, ये सही है। तो इस तरीके से पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपने उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अब देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि जो है राज्यसभा अगर राज्य सूची, हमने पढ़ा है अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, राज्य संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें जो राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। लेकिन अगर राज्यसभा इस राज्य सूची पर अपने उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो ये अनुच्छेद 249 के तहत ऐसी शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 312 भी महत्वपूर्ण है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए उपस्थित व मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो उस पर भी संसद कानून बना सकती है। यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अगर करना है तो इस पर भी संकल्प पारित करके 312 अनुच्छेद के अंतर्गत 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित करके संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है अनुच्छेद 312 के तहत। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्यों का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये पहले ही बता दिया था मैंने, ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित? देखिए, इस प्रकार के भरमाने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं आजकल। अब राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ इसने ऑप्शन दे दिया 35, 27, 38, 25, 30, 20, लेकिन ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है, तो डी वाला होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ लोकसभा में एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित हैं और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित हैं, वहीं राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। 19वां प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का नाम और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ये बिल्कुल प्रश्न आते हैं ऐसे। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश को मिली हैं। महाराष्ट्र को 19 सीटें हैं, तमिलनाडु को 18 सीटें हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए 16-16 बराबर सीटें हैं। तो ये सब मिली हुई हैं।
तो यहाँ पर जो है समानता का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है। सीटों के आवंटन में समानता का सिद्धांत नहीं लागू है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। इससे क्या सिद्ध होता है, क्योंकि ये जनसंख्या के आधार पर सब जो है बड़े राज्य हैं तो इनको ज़्यादा सीटें दी गई हैं। ये सब 245 सीटों के अंतर्गत सबका आवंटन किया गया है। लास्ट प्रश्न लोग देखते हैं, ये भी सीटों से संबंधित है। तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनमें 11-11 सीटें हैं। यानी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इसको ऐसे याद रखना है। मध्य प्रदेश बीच वाला हो गया, ठीक है, और उसके बगल वाला गुजरात हो गया और उसके नीचे वाला आंध्र प्रदेश हो गया। तो इनके सभी के 11-11 सीटें हैं। और उड़ीसा और राजस्थान, एक तरफ तो जो है पूर्व साइड में उड़ीसा हो गया और पश्चिम साइड में राजस्थान हो गया, तो इनमें 10-10 का आंकड़ा है, यानी 10-10 सीटें हैं। और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3-3 सीटें हैं। देखिए यहाँ पर दिल्ली जो कि हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, तो इसको जो है 3 सीटें हैं। हिमाचल को भी 3 सीटें मिली हैं, उत्तराखंड को भी 3 सीटें मिली हैं। तो ये सब मिलान है, इसलिए ये वाला सही है। तो साथियों, इसी के साथ जो है हमारा ये आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।